हेलो स्टूडेंट्स, चलो वेलकम बैक। आज मैं फिर तुम्हारे सामने एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ एंड आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं एक्चुअली वो है अपना फाइनेंशियल अकाउंट जो एफ है। ठीक है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये मैं लेने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो बता देता हूँ ये चैप्टर एग्जैक्टली कौन कौन से स्टैंडर्ड में है। ये चैप्टर एस वाई बी कॉम को भी है, एफ ए सब्जेक्ट में, ये एस वाई बैफ को भी है एंड सीए जो इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट बेसिकली इन तीन लेवल्स में ये चैप्टर काफी देखा जाता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ भी पड़ता है क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें तुमको पहले इश्यू वाला पार्ट समझना होता है और फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन वाला पार्ट भी समझना होता है। तो ये हम दोनों एक साथ सीखेंगे। तो जिस भी बैच को फाइनेंशियल अकाउंट में ये सब्जेक्ट हो, ये वाला चैप्टर हो, तो वो इसको रिफर कर सकते हैं या फिर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे दो पार्ट है अपने चैप्टर का, नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको हम दो डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट अपना ये रहेगा एंड सेकेंड ये, क्योंकि तुम अपने बुक में देखोगे तो इश्यू ऑफ डिबेंचर अलग चैप्टर है एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अलग चैप्टर है। अगर मैं एसवाई बीकॉम और मैथ्स की बात करूं तो ये अपना सेकंड चैप्टर में आ जाता है और ये लगभग अपना फोर्थ चैप्टर है। बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आने के लिए तुमको इश्यू ऑफ डिबेंचर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले तुमको इश्यू ऑफ डिबेंचर के बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा कि जब डिबेंचर इश्यू करते हैं उस समय जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी होती है एंड जब वो तुमको अच्छे से आ जाएंगे तो तुम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अच्छे से कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन, इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डिबेंचर क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर। तो देखो, जिन लोगों को नहीं पता है जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो भी हम अपने अकाउंट्स बनाने वाले हैं, ये बेसिकली कंपनी में बैठ के बनाने वाले हैं। तो ये रही अपनी कोई भी एक कंपनी, ठीक है, लेट्स से एक्स लिमिटेड। कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, बाहर पब्लिक को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स या डिबेंचर्स ये इश्यू करती है। देखो, अभी मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, या तो मैं मेरे पैसे खुद के लगा सकता हूँ, ओके, या फिर मैं किसी से लोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोन वाले साइड की, जब बोरोड कैपिटल की बात करते हैं तो वो वाले एंगल को देखेंगे। मैं अगर बैंक के पास लोन लेने जाऊं या फिर किसी एक दो पर्सन से मुझे लोन लेना हो तो शायद ही उनके लिए ह्यूज अमाउंट हो सकता है, वो एक साथ नहीं भी दे। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे में उनको लेना है लोन के तौर पर ही, ओनर्स नहीं बनाना। ठीक है, अगर इस 50 लाख को हम छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करके दे दे तो मार्केट में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। शेयर होल्डर होने का मतलब एक्चुअली वो ओनर्स हो जाते हैं। तो कंपनी को यहाँ पे ओन्ड कैप, जो अपनी ओन्ड कैपिटल है उसको चेंज नहीं करना है। बाहर वालों से कितना पैसा लेना है कंपनी के डिसीजन में फिलहाल ये है। तो अब अगर हम एक बैंक से पैसा लेते हैं तो वो शायद बैंक इतना ट्रस्ट अगर हमें नहीं दिखाता, एक सबसे बेस्ट चीज होती है इस 50 लाख को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं 100 100 रुपए के सर्टिफिकेट्स बना देता हूँ, ये देखो, ऐसा मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया, इसको नाम दे दिया, ये मेरा डिबेंचर है। ओके, एंड 50 लाख को जब मैं 100 100 रुपए में डिवाइड करता हूँ तो मेरे कितने सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, 50,000 सर्टिफिकेट्स। तो एक्चुअली ये जो हर एक सर्टिफिकेट होता है, इस सर्टिफिकेट को डिबेंचर होता है। अब कंपनी के पास 50,000 डिबेंचर है, बाहर बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है। कंपनी इनको बोलेगी कि आप हमारे कंपनी के डिबेंचर ले लो, हम आपको फिक्स्ड एक इंटरेस्ट देते रहेंगे ओवर द टाइम। तो देखो, कंपनी के जब ये लोग डिबेंचर खरीदेंगे, ऐसे एक एक सर्टिफिकेट अगर हम इनको देते हैं, ये देखो सबके पास, तो ये सब हमको रिटर्न में क्या देंगे, पैसा। कंपनी के पास पैसा आ जाएगा और वो लोन करके देगा। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि जब भी हम डिबेंचर इश्यू करके जनता से पैसे लेते हैं, पब्लिक से पैसे लेते हैं, तो हमारे लिए एक लायबिलिटी है एंड इस पर ऑलवेज, क्योंकि कभी भी आप लोन लो, लोन मतलब रिटर्न में क्या देना है आपको, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट रहेगा ऑलवेज फिक्स्ड।
फिक्स्ड इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक कोई नॉर्मल मीनिंग पूछे तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस ये डिबेंचर का नॉर्मल मीनिंग है, डिबेंचर्स आर नथिंग बट सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो ये देखो एक लाइन में आप बता सकते हो, डिबेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, ये मीनिंग होता है, डिबेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। आपने जो लोन लिया है ना बाहर से, कंपनी में बैठ के सोचना है, ये डिबेंचर होल्डर मत बन जाओ। ये लोग जो कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं ये हो जाते हैं कंपनी के डिबेंचर होल्डर। आपको ये बन के नहीं सोचना है, कंपनी बन के सोचना है। आप कंपनी में बैठो और अब देखो कंपनी ने जो बाहर से पैसा लिया है उसके बदले क्या दिया है, सर्टिफिकेट्स। तो जब तुम मेरे पास समझो फीस भी देते किसी को कुछ पे करो तो रिटर्न में क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि नहीं, रिसिप्ट मिलता है कि नहीं, यस वही। तो इन्होंने जो 100 रुपए दिए उसके बदले इनको रिसिप्ट मिला, तो वो रिसिप्ट को क्या बोला जाता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो उसको बोला जाता है डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट। अब मैं अगर कंपनी हूं और तुम लोग हो डिबेंचर होल्डर, तो मैंने तुमसे 100 रुपए लिए एक ही डिबेंचर के और मैंने तुमको उसके बदले डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया होगा। ओके, अब जब तक तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट है एक्चुअली तुम ओनर हो उस डिबेंचर के, और उस सर्टिफिकेट पे जो भी राइट्स है वो तुमको मिलते रहे। जैसे कि अगर तुमने मेरा डिबेंचर खरीदा है 10% वाला, क्योंकि हर सर्टिफिकेट पे आप गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, 10% वाला डिबेंचर है। तो जब तक तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट है तब तक तुम लोगों को 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट देता रहूंगा। ओके, ये तुमको मिलता रहेगा। तो जो अपना चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है, ओके, कि इनको देना है। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इस प्रोसेस में जो भी हो रहा है उसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब समझ लेंगे तो एक्चुअली इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो यही 100 रुपए वाला एग्जांपल हम पूरे अपने इसमें कंटिन्यू करेंगे, तो तुमको ध्यान देना। यही 100 रुपए वाला सर्टिफिकेट बेचना है, जस्ट एक नॉर्मल मार्केट है वहां पे हम बेचने के लिए खड़े हैं। अब चीज अपने को बेचनी है, हम सस्ती भी बेच सकते हैं, 100 रुपए की 100 रुपए में भी बेच सकते हैं, महंगी भी बेच सकते हैं। बस इसको समझना है, ठीक है। इश्यू जितना बेटर समझेगा उतना बेस्ट तुमको रिडम्पशन समझेगा। तो अगर तुम बुक्स में नोट कर रहे हो तो प्लीज ये जरा बना लो, ठीक है। मैं रफ करता हूँ, वीडियो पॉज करके तुम बना सकते हो। अब देखो एक चीज ये समझते हैं, ये जो इश्यू होता है वो कितने टाइप से होता है। देखो टाइप्स या फिर मैं मेथड्स बोल सकता हूँ, टाइप्स बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ इश्यू, कोई भी ये जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है ये 3 टाइप से एक्चुअली इश्यू होता है। 3 टाइप से इश्यू होता है। पहला होता है इश्यू एट पार, ठीक है, पार वाला। एक रहेगा अपना इश्यू एट प्रीमियम, और ये रहेगा अपना इश्यू एट डिस्काउंट। ये 3 कॉमन टाइप है, कोई भी कंपनी तीनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकती है। ओके, चलो देखो अब इसका मतलब क्या है। पहले तो इतना ध्यान में रख रहे हो लोग कि ये अपना सर्टिफिकेट है जिसपे 100 रुपए लिस्टेड है, मतलब प्रिंट है, एमआरपी होता है ना वैसे एमआरपी। तो इसको हम बोलेंगे एफवी। एफवी मींस फेस वैल्यू। तो वो जो रोड साइड लोग लगा के रखते हैं ना, सेल लगी होती है, सेल वाला एग्जांपल देखो, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट की वैल्यू है 100 रुपए, नाम क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर कितने वाला है अपना, 10% डिबेंचर। तो अब कंपनी के ऊपर है, कंपनी को अगर कंपनी की गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की इमेज डाउन है तो ज्यादातर लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो कंपनी को उसको बेचना तो डेफिनेटली डिस्काउंट देना पड़ेगा। एक नॉर्मल कंपनी है, थोड़ी बहुत हम जानते भी हैं कंपनी को, तो कंपनी 100 की चीज 100 में भी खरीद लेगी, ठीक है। या फिर अच्छी कंपनी लाइक एप्पल टाइप, तो एप्पल गूगल ये सब कंपनीज हैं, अगर ये किसी को अपने डिबेंचर इशू करना चाहती है तो हो सकता है पब्लिक वेट करती हो इनके लिए, जैसे आईफोन्स के लिए वेट करती है। तो कंपनी 100 रुपए की चीज कितने में भी बेचे, बिकेगी ना।
ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। देखो इशू एट पार, पार मतलब इक्वल में, ये जो फेस वैल्यू है मतलब 100 रुपए की चीज मैं यहाँ पे इश्यू प्राइस, आईपी मींस इश्यू प्राइस, 100 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूँ, ये देखो 100 रुपए। तो इसमें कंपनी को ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो जब भी 100 रुपए की चीज आप 100 में दो, 10 रुपए की चीज 10 में दो, तो वो हो जाता है इश्यू एट पार। तो यहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई क्या होता है लॉस। एक सेकंड केस है इश्यू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ही थोड़ा अच्छा, ओके, थोड़ा प्रीमियम लेवल का। तो यहाँ पे देखो ये कंपनी भी ऐसी रहती है जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है और लोग वेट करते हैं इसके लिए। तो अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है तो उसका भी कोई डिवेंचर जो 100 रुपए का है वो उसको महंगा बेच सकता है कि नहीं, वो उसको महंगा बेच सकता है, यस। वो समझो उसको 120 में बेच रहा है, पब्लिक रेडी है खरीदने के लिए, ठीक है, पब्लिक रेडी है, ले देखो 100 रुपए की चीज हमने 120 में दे दी। इस केस में एक चीज याद रखो, इस केस में कंपनी को खुद बताओ, फिर से बोल रहा हूँ कंपनी में बैठ के सोचना, 100 रुपए की चीज बेची 120 आया, 20 रुपए एक्स्ट्रा आया, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ कि लॉस, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हमको सेपरेटली रिकॉर्ड करना, सेपरेटली रिकॉर्ड। तो अभी कुछ चीजें मैं तुमको बता देता हूँ ताकि जनरल एंट्रीज में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, किस नाम से मिला, प्रीमियम नाम से, तो हम इसको सेपरेट अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। जो भी हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो तो उसको थोड़ा साइड में रखेंगे, एक न्यू अकाउंट बनाते हैं हम, नाम प्रीमियम करके ही रहता है क्योंकि उसका पूरा नाम रहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये देखो, तो याद रखो जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम बोलेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम तुमको क्लिक होना चाहिए कि यस 20 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, वो 20 रुपए हम साइड में रख देंगे, कौन सा अकाउंट में रखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब आते हैं ऐसी कंपनी के बारे में जो न्यू है, कम लोग थोड़ा जानते नहीं है, लेकिन उसको भी फंड रेज करना है या फिर उसकी थोड़ी निगेटिव गुडविल है। अब वो भी अपने शेयर डिवेंचर्स बेचना चाहते हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं है तो देखो मार्केट पे सुना होगा ना, ठीक है, 10 की चीज 5 में दे रहे हैं, 8 में दे रहे हैं, ऐसे। तो जो फेस वैल्यू है एमआरपी से हम कम में बेचेंगे। तो यहाँ पे अपना एमआरपी क्या है फिलहाल, फेस वैल्यू दैट इज ₹100, और हम इसको इश्यू करेंगे इससे कम में, लेट्स से 90 रुपीज। तो 100 रुपए की चीज हम 90 में दे रहे हैं, चीज तो हमारी 100 की गई, पैसे तो सिर्फ 90 है, तो जो 10 रुपए का गैप है वो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, बताओ। वो जो 10 रुपए है वो हमारे लिए है लॉस, वो 10 रुपए हमारे लिए लॉस। तो इसको भी बताओ, हम बियर तो करेंगे ना, हमारे पॉकेट पर तो बर्डन आ रहा है, हमारे पॉकेट से गई 100 की चीज यार, रिटर्न में सिर्फ 90 रुपए है, तो 10 रुपए हमको झटका लगा है, तो उसको भी एक सेपरेट अकाउंट में हमको लिखना होता है जिसको बोला जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू। ऐसा पूरा बोल दो फिलहाल, डिस्काउंट ऑन इश्यू। जब प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आना चाहिए, मतलब इसी के साथ आपको ऐड कर देना है, और जब डिस्काउंट पे बेचोगे तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट आना चाहिए। समझ रहे हो, तो ये 3 मेथड होते हैं, 3 टाइप्स है जिससे कोई भी डिबेंचर इश्यू किया जा सकता है। दैट इज फर्स्ट वन इज इश्यू एट पार, सेकंड वन इज इश्यू एट प्रीमियम, थर्ड वन इज इश्यू एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन हो, ठीक है, वो उस हिसाब से अपने डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, वो कंपनी का डिसीजन लेता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी डिबेंचर है, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है, पार पे इश्यू किया तो पार वाला इफेक्ट देना है, प्रीमियम पे इश्यू किया प्रीमियम का, डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट का इफेक्ट, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं एक एक केस वाइज, पहले हम पार के बारे में समझेंगे, फिर प्रीमियम की कैसे पास होती है, फिर डिस्काउंट की कैसे पास होती है। एक छोटा सा यही वाला एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि अमाउंट वाला कॉलम भी अपना क्या होते रहे, फिल होते रहे, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ, तुम लोग साथ में नोट कर लो, ओके। चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहला जैसे कि अपना होने वाला है, अगर हमने सेम डिबेंचर पार पे इशू किया तो एंट्री क्या होगी। तो वो जो मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, कंपनी में बैठ के सोचो, कंपनी बाहर अपना प्रोडक्ट बेच रही है, मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट जा रहा है और रिटर्न में हमको पैसे आ रहे हैं, ओके। तो पैसे आते हैं तो तुमको पता है बैंक
जो है रिसीवर का काम करेगा, ठीक है। बैंक में अपने पैसे आते जाएंगे। तो ये देखो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे इश्यू एट पार, ऐसा समझते। तो देखो ये रही अपनी कंपनी, ये रहा अपना डिवेंचर होल्डर, ये पैसे देगा। हम किसके बुक में पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पहले हम समझेंगे, कंपनी के बुक में पास कर रहे हैं। तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, चलो एक्स लिमिटेड के बुक में, ठीक है, एक्स लिमिटेड के बुक में। तो देखो बहुत सिंपल जर्नल एंट्री होती है। जो हमने सर्टिफिकेट दिया वो हमारे लिए लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। हमारे पास से कितने रुपए का सर्टिफिकेट गया? 100 रुपए का गया, ठीक है। ये वाला जो सर्टिफिकेट है फेस वैल्यू इसकी कितनी है? ₹100। और ये कितने वाला है? 10% वाला डिबेंचर। तो मैं 10% वर्ड यूज करूंगा। ये देखो 100 रुपए उसकी तरफ से आएंगे हमारे पास, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर होगा 100 रुपए का, और एक न्यू लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, न्यू लायबिलिटी। और वो लायबिलिटी कौन सी है? अपनी 10% वाली, जिसको पूरा नाम लिखेंगे हम 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये कभी भी आपकी जर्नल एंट्री पास होगी जब भी आप डिबेंचर इश्यू करोगे पार, 100 रुपए आए, 100 रुपए की चीज गई। अब इसी को चेंज करते हैं, हमने प्रीमियम पे इश्यू किया अपना वो पुराना वाला एग्जांपल। 100 रुपए की चीज कितने में दी थी हमने? 20 रुपए में दी थी। तो ये देखो हेडिंग लिखता हूं मैं, इश्यू एट प्रीमियम, ठीक है, इश्यू एट प्रीमियम। तो पहले मैं यहाँ पर भी आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, ये याद रखो कि जब भी हमारी तरफ से डिबेंचर जाएगा, सर्टिफिकेट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वो तो 100 रुपए की रहेगी। तो आप डिबेंचर गलती से डेबिट में लिखो, क्रेडिट में लिखो, कहीं भी लिखो, उसमें आपको फेस वैल्यू लिखना है। मतलब जो एमआरपी वाला रेट रेट था वही फेस वैल्यू भी लिखो, दैट इज 100 रुपए। जैसे यहाँ पे 100 रुपए था, आपको नीचे भी लिखना है। तो ये देखो क्रेडिट में अपनी लाइब्रेरी बन रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 100 रुपए का अपना सर्टिफिकेट जा रहा है। लेकिन बैंक में कितने आ रहे हैं? यहाँ पे बैंक में कितना आया था? यहाँ पे बैंक में 100 रुपए आए थे। फिर से बैंक रिसीवर ही रहेगा, ठीक है, बैंक रिसीवर ही रहेगा, लेकिन बैंक में 100 रुपए नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 120 आएंगे। अब जर्नल एंट्री है तो मैच कर रही है क्या? नहीं कर रही है। 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है 20 रुपए। तो इस 20 रुपए को मैच करने के लिए वो जो न्यू अकाउंट मैंने तुम लोगों को बताया था ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 120 to 10% debentures to securities premium, सेम एंट्री। ये प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट यहाँ पे जाके बस ऐड हो जाएगा, बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे कि नहीं, बस इतना समझना, ओके। अब एक थर्ड केस लेते हैं हम, जो अपना बचा था इशू एट डिस्काउंट। ये देखो इशू एट डिस्काउंट। तब यहाँ पर भी ये दोनों तो आएंगे, बैंक में पैसा आएगा और डिबेंचर जाएगा, ये दोनों रहेंगे, बस अमाउंट चेक करना है। एक का अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा, वो है अपना 10% डिबेंचर, क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम रहेगी। रहा जो कम होगा पैसे, वो किसमें कम हो रहे हैं? बैंक में कम हो रहे हैं। तो देखो फिर से वही लिख देता हूँ मैं, पहले क्रेडिट वाला लिखता हूँ 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, कितना? ये देखो 100 रुपीज, ये क्रेडिट वाला पार्ट है। बैंक में जो डेबिट करोगे तब 10 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 90 रुपए ही आएंगे। 100 रुपए की चीज जा रही है, लेकिन बैंक में 90 रुपए आ रहे हैं। अब मैच नहीं कर रहा है ना, 10 रुपए शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, यही 10 रुपए को हम डिस्काउंट करके दिखाएंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, ऐसे लिख देना। देखो मैच हो जाएगा, जर्नल एंट्री है तो डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यानी यहाँ पर भी, तो ये डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, पार पे था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था ये था अपना 20 रुपए, तो 20 रुपए बैंक में ऐड हो रहा था,
एंड अब बैंक में कम मिल रहा था तो वो डिस्काउंट वैसे भी हमारे लिए लॉस करके दिखा है। थोड़ी देर में इसकी जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, मतलब ये कौन सा हेडिंग वगैरह में आता है, हम वो भी सीखेंगे। ओके, तो आई होप ये तुम लोगों को समझा होगा। इश्यू एट पार बोला तो ये एंट्री, इश्यू एट प्रीमियम बोली तो ये एंट्री, इश्यू एट डिस्काउंट बोली तो ये एंट्री। थोड़ा शायद एक्चुअली नेटवर्क वगैरह की वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, बट थोड़ा वेट करोगे तो क्लियरली फॉन्ट वगैरह दिखेंगे। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट चीज जरा ये समझनी है जिससे अपनी जर्नल इंटरेस्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी। ओके, थोड़ी सी वो चेंज हो जाएगी। तो देखो जरा, देखो ये जो हम सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं ना, मतलब डिबेंचर जब हम इश्यू करते हैं, हम कंपनी में बैठे हैं, हम डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं क्योंकि डिबेंचर एक लोन है। तो देखो हम जब किसी से लोन लेते हैं एक फिक्स टाइम के बाद वापस करना होता है कि, तो डिबेंचर्स में भी बहुत सारे टाइप है। बेयरर डिबेंचर होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। तो मैं थ्योरी वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। उसमें से दो इंपॉर्टेंट डिबेंचर होते हैं, देखो ये वाले। एक डिबेंचर होता है रिडीमेबल डिबेंचर और एक होता है अपना इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मीनिंग हो जाता है कि ये वो डिबेंचर है जिनको एक फिक्स टाइम के बाद हमको उनका पैसा वापस करना, मतलब लोन दिया है, बैंक भी हमको लोन देता है, हाउसिंग लोन दे, पर्सनल लोन दे, तो 10 साल के बाद 5 साल के बाद हमको रिटर्न करना होता है। सेम ये भी है क्योंकि ये टाइप का लोन है। तो रिडीमेबल डिबेंचर हम आज लोन लेते हैं पब्लिक से और आज उस पर टाइम बता देते हैं, मतलब उस पर लिख के देते हैं, जैसे एफडी हम बैंक में जब करवाते तो बैंक लिख के देते ना 5 साल के बाद लेके जाना, तो हमारी एफडी उनके लिए लायबिलिटी होती है। वैसे सेम हम कंपनी में बैठे हैं, कंपनी में हमने पैसे लिए बाहर वालों से, हम उनको बोल देंगे 5 साल के बाद लेके जाना, 4 साल के बाद लेके जाना, तो एग्जांपल ले लेंगे अपना 5 साल। और ये डिबेंचर होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। तो ये एक्चुअली पहले हुआ करता था, अब जो न्यू कंपनीज एक्ट आया उसमें ऐसे डिबेंचर को मना कर दिया कि आप ऐसा इश्यू नहीं कर सकते। ऐसा इश्यू किया तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपने जनता से पैसा लिया, आप उसको कभी रिटर्न नहीं करोगे। कभी रिटर्न नहीं करोगे तो वो इक्विटी शेयर जैसा हो गया ना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं तो खुद ओनर्स हैं, कंपनी में अपना पैसा लगा के रखते हैं, सिर्फ तभी रिटर्न मिलता है जब कंपनी बंद हो जाती है। तो हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, अपना सेकंड पार्ट क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यही टाइप की डिबेंचर का होता है, रिडीमेबल डिबेंचर का होता है, कभी भी ये डिबेंचर का नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज जरा हमको ये समझने है कि ये जो कंपनी में हम बैठे हुए हैं, हम सामने वाले से 100 रुपए भी ले रहे हैं ना, एक एग्जांपल, अभी हमने 100 रुपए लिया और इनको ये अपना सर्टिफिकेट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आज ही बता देंगे, डिबेंचर होल्डर को आज ही बता देंगे कि भाई एक काम करना, 5 साल के लिए हम तुम्हारा पैसा यूज कर रहे हैं, तो 5 साल तक तुम्हारा पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा, हम हर साल सिर्फ आपको इंटरेस्ट देंगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, हम हर साल इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो ये अगर आपने लिख लिया है तो फिर मैं बोर्ड पे बता दूं, ये अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं जरा स्टेप समझाता हूं। तो ये देखो, मैं फिलहाल 5 ईयर में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये है अपना ईयर 0, मतलब आज की बात है। आज हमने पैसा लिया, बाद से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 और 5 साल बाद, हमने आज ही बोल दिया। देखो कंपनी इधर, कंपनी आज ही पैसा ले लेगी, 100 रुपए हम आज ले लेंगे और वो 10% वाला है, तो 10% इंटरेस्ट हम जैसे ही 1 साल होगा हम 10% इंटरेस्ट दे देंगे सामने वाले को, डिबेंचर होल्डर को। सेकेंड ईयर में फिर से हम 10%, 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, तो मतलब हम 10 रुपए इसको इंटरेस्ट देते रहेंगे, फिर यहाँ पे हम इंटरेस्ट दे देंगे, फिर इंटरेस्ट दे देंगे, और 5वें ईयर में भी इंटरेस्ट देना है। लेकिन क्योंकि जो हमने डिबेंचर इश्यू किया था रिडीमेबल था, लाइफ कितनी थी 5 इयर्स एग्जांपल ले रहे, तो अब 5 साल जब खत्म हो जाएगा तो हम उसको उस साल सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देंगे, प्लस 100 रुपीज, ये जो लोन आज लिया था ना ईयर 0 पे, ये 5 साल के बाद उसको रिफंड कर देंगे। तो ये देखो
यही 5 साल के बाद हमको रिफंड करना है, तो 10 के साथ हम उसको 100 रुपए दे देंगे। और इम्पोर्टेंट ये है, ये भी बता दिया होता है कि हम आपको वापस कितना करेंगे। 100 रुपए ही वापस करना है। आज 100 लिया तो 100 ही वापस करना है, या कितना वापस करना है, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी का टाइम। मैच्योरिटी पे अगर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि हम आपको 100 रुपए के बदले 100 देंगे, तो उसको बोला जाता है, मैं रिडम्पशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसको बोला जाता है रिडम्पशन। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मतलब वो वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पे ऑन मैच्योरिटी, अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं 100 रुपए के बदले हम 100 रुपए ही दे रहे हैं उसको, तो इसको बोलेंगे रिडम्पशन एट पार। ये देखो 100 के बदले 100 देना है, 100 के बदले 100। और अगर आज ही हमने बोल दिया है हम आपको 100 के बदले 120 रुपए देंगे, 130 रुपए देंगे, ठीक है, तो ये होगा रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब खुद बताओ, आज हमने 100 लिया, हम इंटरेस्ट तो दे रहे हैं हर साल, ठीक है, और बाद में हम उसको 100 के बदले 120 देंगे, तो हमारा कंपनी का प्रॉफिट है कि लॉस है? कंपनी का प्रॉफिट है कि लॉस? यहाँ पे कंपनी का लॉस है, लॉस टू कंपनी। और एक होता है सेम, हम 100 के बदले उनको चलो 95 रुपीज दे रहे हैं, आज 100 लिया, बाद में 95 देंगे, तब यहाँ पे हमको 5 रुपए का क्या है? प्रॉफिट टू कंपनी, कंपनी को प्रॉफिट है, तो इस केस को बोलते हैं रिडम्पशन एट डिस्काउंट। 100 के बदले 95 रुपीज देना है। तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम डिबेंचर इशू करेंगे, देखो जब भी हम डिबेंचर इशू करेंगे पहले ही बता देना होता है इशू किस पे है और रिडम्पशन किस पे, समझ रहे हो, पहले ही बता देना, तो उसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास होती है। तो अगर मुझे आज ही पता है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे है या रिडम्पशन डिस्काउंट पे है, तो इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट है ये हमको बुक्स में दे देना होता है। अब एक चीज बता दूं, ये वाला डिबेंचर प्रैक्टिकली इशू नहीं होता है। मैं किसी से 100 रुपए लूं और उसको बोलूंगा तो मैं 95 रुपीज दूंगा, 100 से कोई पैसे ही नहीं लगाए, एटलीस्ट उतना तो लेता है ना वो जितना उसने पैसे लगाए। तो ये दोनों काफी पॉपुलर है, ठीक है, ये वाला जनरल प्रैक्टिस में होता है। जर्नल एंट्री में आया तो हम प्रॉफिट दिखा देंगे, और ये थोड़े अपने अकाउंटिंग के रूल के अगेंस्ट ही होता है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज एक्चुअली उस टाइम पे पास की जाती है, तो हम ज्यादा करके ये दोनों सीखेंगे, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। तो चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं यहाँ पे, आज हम एक जर्नल एंट्री करेंगे जो इशू एट पार रहेगी, एंड उसमें तीनों केसेस हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जरा बुक में तुम बना सकते हो चाहो तो, फिर मैं दूसरा करवाता हूँ। तो देखो अभी हम करने वाले हैं, अगर हमने अपने डिबेंचर पार पे इशू किया है, पार पे मतलब आज 100 रुपए का 100 लिया, लेकिन हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? रिडम्पशन भी पार पे कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए लिया था 100 ही वापस करेंगे उसको, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। तो बताओ आज भी कोई प्रॉफिट है और फ्यूचर में भी कोई लॉस है क्या? नहीं है। 100 आज लिया और रिटर्न भी कितना कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं, तो इस केस में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। तो ये दोनों साथ में भी दिया हो तो इसकी भी पता है एंट्री क्या होगी, बैंक में 100 रुपए आएंगे और वही अपना 10% डिबेंचर, ये देखो 100 रुपए आया, 100 रुपए का डिबेंचर गया, दैट्स इट, ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस। अब मैं बस ये लाइन चेंज कर दूं क्योंकि हम इसको पार करें, 100 रुपए आज लिया, रिडम्पशन किस पे करेंगे जरा ये सीख लेते। देखो ये अपना फर्स्ट केस हो गया, सेकंड समझते, इशू एट पार, आज 100 रुपए लिया, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब हम चलो 110 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, 110, 100 रुपए लिया और 10 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहे हैं, तो
आज हमको पता है कि आने वाले 5 साल बाद मुझे 10 रुपए का लॉस होने वाला है, तो इसका हमको इफेक्ट देना है, ठीक है, इसका हमको इफेक्ट देना है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? पढ़ो, इतना पढ़ो, एंट्री पास करो, फिर इसका इफेक्ट। पहले लिखा इश्यू एट पार, पार की ये एंट्री होगी, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पे पास करते हैं जरा। पहले हम लिखेंगे पार वाला इफेक्ट देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एक एक लाइन थोड़ा छोड़ के समझ लो, एक लाइन ऊपर नीचे छोड़ दो ताकि तुमको समझ में आए। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10% डिबेंचर। ये इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो पार का इश्यू हुआ था, 100 रुपए लिया था, थोड़ी देर पहले समझा था। अब आते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम, बहुत ध्यान से समझो। 5 साल के बाद मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो उसका इफेक्ट हम आज ही देंगे। हमको पता है ना कि 5 साल बाद हमको खर्चा होने वाला है, जैसे कि घर में डॉटर वगैरह की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, पता है जब वो 20-21-22 साल की हो जाएगी, उसकी शादी करेंगे तो पेरेंट्स, तो 20-21 साल के हो जाएंगे तभी पैसे बचाना चालू करेंगे कि आज से धीरे धीरे पैसा साइड में करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोविजन टाइप बना देते हैं ताकि क्या हो, 5 साल का टाइम है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो हम 2-2 रुपए थोड़ा थोड़ा करके साइड में करते हैं ताकि 5 साल के बाद पूरा 10 रुपए देते, कंपनी में ज्यादा प्रेशर ना। तो ये जो 10 रुपए है एक्स्ट्रा हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो कौन से नाम से लॉस है? पहले तो ये देखो प्रीमियम के नाम से, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये देखो 10 रुपए का लॉस, और ये किस नाम से है? आज पता है ना हमको लायबिलिटी है, 5 साल बाद पे करना है, तो इस ये 10 रुपए देखो जर्नल एंट्री में भी एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको सेट ऑफ करेंगे, क्रेडिट में लिखे आएंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए। एक चीज समझो बस, पार वाली एंट्री होगी ना, उस पार वाली एंट्री में इन दो चीजों को इंसर्ट करना है। जब भी रिडम्पशन एट प्रीमियम लिखा हो, इन दो चीजों को साथ में इंसर्ट करना है, क्योंकि ये 10 और ये 10, सॉरी ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया था, ये 10 और ये 10 साथ में आकर जर्नल एंट्री मैच हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट और डिबेंचर 10% डिबेंचर तो वैसे भी आता है जो पार में सीखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्योंकि आज पता है 10 रुपए का लॉस होने वाला है, तो डेबिट में आ गया। ये वाली लायबिलिटी है जो हमको एक्चुअली प्रोविजन चाहिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक बेसिक सा शॉर्टकट है, रिडम्पशन एट प्रीमियम में ये दोनों चीजें तुमको ऐड कर देंगे, समझ रहे हो। अब इसका बस एक तीसरा टाइप बचा है जो है अपना इश्यू एट पार और रिडम्पशन एट डिस्काउंट। इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। बट मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूं कि एक्चुअली ये वाला प्रैक्टिकली होता ही नहीं है कि हम सस्ते में लें, और कंजर्वेटिज्म करके अपना एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसके हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं कि वो बोलता है आपको पता है ना कि ये वाला प्रॉफिट आज नहीं होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, तो वो जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ना हम तब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, आज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये वाला टाइप ऑफ नहीं, तो ये जब आए भी प्रॉब्लम ही नहीं, नॉर्मली तुमको दिया नहीं होगा कि इश्यू एट पार वगैरह पे रिडम्पशन एट डिस्काउंट होगा, ऐसा दिया नहीं होगा, समझ रहे हो। तो आज हमने ये दो चीजें समझी, इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार। 100 की चीज 100 में तो बहुत इजी, इश्यू एट पार 100 लिया, रिडम्पशन 110 पे, वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है उसके लिए हमने दो चीजें एक साथ इंसर्ट कर दी, खत्म हो गया, ठीक है। इश्यू एट पार। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ये तुमको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। इश्यू एट पार की जगह पे मैं नाम चेंज करते जाऊंगा, पार की जगह पे प्रीमियम लेके आऊंगा और ये चीजें सेम रखूंगा, ठीक है। फिर मैं एक फुल फ्लैश पूरे चार्ट में तुमको सारी एंट्री एक साथ बता दूंगा ताकि और बेटर समझ। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को ये समझ रहा होगा। कुछ भी चीज अगर इसमें नहीं समझेगी तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करो, डेफिनेटली समझेगी। इश्यू ऑफ डिबेंचर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तुमको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर समझ में आएगा, क्योंकि उसके तो प्रोविजंस और थोड़े हार्ड है। ओके, चलो तो कनेक्टेड रहो, देखते रहो जरा मेरे वीडियोस। तुमको लगता है कि जो भी तुम्हारे एसवाई बीकॉम, एसवाई मैथ या फिर सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं
जिनको भी एफए में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर सब्जेक्ट हो और ये वाला चैप्टर हो, प्लीज उनके साथ शेयर करो और तुम लोग भी देखो। ओके, चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तुमको चाहिए कि मेरा अगला लेक्चर जब भी अपलोड हो और तुम तक ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप तुम लोग पहले ही कर चुके होगे। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। ओके, चलो बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।